आज व्यू 360 में पाकिस्तान में कोविड की चौथी लहर के दौरान केसेस में इजाफा, लॉकडाउन की सूरत हाल क्या है। हुकूमत मुझे कहती है वैक्सीन लगाओ तो जी मैंने वैक्सीन लगाई है, हुकूमत मुझे कहती है मास्क लगाओ तो मैंने मास्क लगाया है। अब आज अगर हुकूमत मुझे ये कहती है कि घरों में बैठो तो ये मेरे लिए मुश्किल इसलिए है कि मेरे घर के चूल्हे कैसे जलेंगे। कबायली इलाकों में लड़कियों की तालीम सरकारी तालीमी इदारों की कमी और अदम तवज्जो का शिकार क्यों। हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी आ जाए, कॉलेज आ जाए, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। और कोरोना की आलमी वबा अमेरिका में नई गाड़ियों की शदीद किल्लत की वजह कैसे बनी। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुश आमदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं नीलोफर मुगल। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर के दौरान नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कहा है कि एक हफ्ते के दौरान कोविड के मुस्बत केसेस की यौमिया तादाद 4000 से ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 5000 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है और केसेस 10,39,000 से तजावुज़ कर गए हैं। हुकाम के मुताबिक इतवार के रोज़ आलमी वबा के शिकार मज़ीद 40 मरीज़ दम तोड़ गए हैं, जबकि तकरीबन 3,500 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक है। इदारे के मुताबिक सूबह सिंध सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। सिंध हुकूमत ने केसेस में इजाफे के पेश नज़र 8 अगस्त तक सूबे में लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया है। दूसरे नंबर पर सूबा पंजाब है, जहाँ ज़्यादा तादाद में कोविड केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नए केसेस सामने आने के बाद बल्दियाती हुकूमत ने इतवार के रोज़ शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज करके 27 स्ट्रीट्स को सील कर दिया है। लॉकडाउन के हवाले से कराची के शहरियों की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। अगर हुकूमत मुझे कहती है वैक्सीन लगाओ तो जी मैंने वैक्सीन लगाई है, हुकूमत मुझे कहती है मास्क लगाओ तो मैंने मास्क लगाया है। अब आज अगर हुकूमत मुझे ये कहती है कि घरों में बैठो तो ये मेरे लिए मुश्किल इसलिए है कि मेरे घर के चूल्हे कैसे जलेंगे, मेरा किचन कैसे चलेगा। हमारा जो सेहत का निज़ाम है वो इतना अच्छा नहीं है कि अगर बहुत ज़्यादा लोग एक वक्त में कोरोना का शिकार हो जाएं तो उनको जो है तमाम की तमाम तिब्बी सहूलतें फराहम की जा सकें। तो हमें ताउन करना चाहिए हुकूमत के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए, ताकि हम लोग जो हैं अपने आप को और अपने प्यारों को जो है कोरोना से महफूज रख सकें। कोविड की ताज़ा सूरत हाल और लॉकडाउन के बारे में मज़ीद जानेंगे सिद्रा डार से, जो इस वक्त कराची से हमारे साथ बज़रिए स्काइप मौजूद हैं, और आसिम अली राना हमें इस्लामाबाद से अपडेट देंगे। जी सिद्रा, ये बताइए कि कराची में इस वक्त मुकम्मल लॉकडाउन है, क्या हिदायत हैं और क्या सूरत हाल आप देख रही हैं? नीलूफर, जब कराची में लॉकडाउन लगाने की बात आई तो वज़ीर आला ने पहले तो मुकम्मल लॉकडाउन की बात की, उसके बाद उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से जुज़वी लॉकडाउन का नाम दिया। और ये लॉकडाउन इसलिए लगाया गया कि जो सिंध के निजी और सरकारी अस्पताल हैं इनमें मरीज़ों का दबाव बहुत ज़्यादा था। निजी अस्पतालों में एडमिशन्स नहीं लिए जा रहे थे, सरकारी अस्पतालों के अमले में वायरस की तशख़ीस हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें अपने दीगर वार्ड्स बंद करने पड़े। अगर हम जो सूबाई हुकूमत सेहत की जानिब से डाटा शेयर किया जा रहा है, मार्च 2020 से अगस्त तक का डाटा निकालें तो 6000 से ज़ायद हलाकतें इस वक्त सिंध में हो चुकी हैं कोविड की वजह से। इस वक्त सूरत हाल ज़्यादा ख़राब इसलिए है कि यहाँ पर होने वाले जो केसेस हैं वो डेल्टा वायरस के ज़्यादा हैं, जो कि 100% बताए जा रहे हैं। अब जब लॉकडाउन लगा तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ मांगी गई वो ये था कि जो लोग बाहर निकलेंगे उनके पास वैक्सीनेशन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, कि उन्होंने कोविड का जो है वो टेस्ट करवाया हुआ है या फिर उन्होंने वैक्सीनेशन लगाई हुई है। इसकी वजह से एक्सपो सेंटर पर बहुत दबाव बढ़ा और वहाँ रश लगना शुरू हो गया, तो SOPs की खिलाफ वर्जियाँ भी नज़र आईं। सिंध हुकूमत को उसके ऊपर ये नया फैसला लेना पड़ा कि उन्होंने एक्सपो सेंटर जो 24 घंटे फाल था उसके साथ ही उन्होंने शहर के अंदर 11 अस्पतालों को 24 घंटे के लिए फाल किया, और आज 12 मोबाइल वैन्स इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं जो वैक्सीनेशन का काम करेंगी। और इसके अलावा जो एक और काम किया है सिंध हुकूमत ने वो ये किया है कि पहले कमिश्नर्स को ये इख्तियारात हासिल थे कि अगर शहर में SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है, कारोबार खुला हुआ है, दुकानें या रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, तो वो उसे सील करते थे। अब ये इख्तियारात SHOs को दे दिए गए हैं। लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, और अगर निकलें तो वो बहुत ही ज़्यादा अशद ज़रूरत के तहत बाहर निकलें, लेकिन ख्याल रखें। लेकिन अभी भी देख रहे हैं कि इन 4 दिनों के अंदर जो शरह कम हुई है वो 23.97% से अब 20% केसेस के ऊपर आई है। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि रश अभी भी बाहर मुख्तलिफ जगहों पर वैक्सीनेशन के नाम पर ही दिखाई दे रहा है।
یہ تو تھی کراچی کی صورتحال. چلتے ہیں اسلام آباد کی جانب. عاصم، باقی ملک میں کیا صورتحال ہے اور سینٹرل حکومت کی جانب سے کچھ اعتراضات سامنے آئے ہیں، وہ کیا ہیں؟ نیلوفر، سب سے پہلے جو کراچی کی صورتحال کے حوالے سے جو اعتراضات تھے وفاق کو، وہ ان کا یہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ مکمل لاک ڈاؤن کسی صورت نہیں کیا جا سکتا. حکومت کا اس حوالے سے جو اسٹریٹجی تھی ان کی وہ یہی تھی کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جائے، محدود تعداد میں لوگوں کو باہر آنے کی اجازت دی جائے اور ویکسینیشن کے عمل کو تیز کیا جائے. سندھ حکومت سے ان کا یہی اعتراض تھا کہ بہت ساری ایسی صنعتیں جن کا ایکسپورٹ کے ساتھ تعلق ہے، اس کے علاوہ جو پاکستان کا کراچی پورٹ ہونے کی وجہ سے ان کو اعتراض تھا کہ بہت ساری جو پاکستان میں امپورٹس ہیں وہ وہاں پہ آ رہے ہیں، جو ان کی کنسائنمنٹس ہیں لوگوں کی، ان کو ہوگا پورے ملک کو اس سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لہٰذا مکمل لاک ڈاؤن کسی صورت نہیں کیا جا سکتا. حکومت نے اس حوالے سے اپنی تجاویز جو تھی وہ سندھ حکومت کو دی تھی. اس کے ساتھ ساتھ اگر ملک کی مجموعی طور پر صورتحال کو دیکھا جائے تو آج پاکستان میں جو مجموعی طور پر کیسز کی شرح ہے وہ 7.6% ہے. اس وقت بھی بڑی تعداد میں لوگ کورونا کے مرض کا شکار ہو رہے ہیں. اس کے لیے ویکسینیشن جو ہے اس کو سب سے زیادہ کیا جا رہا ہے اور اب تک کے ریکارڈ کے مطابق پاکستان میں 3.19 کروڑ سے زائد لوگوں کی ویکسین لگائی جا چکی ہے. اسلام آباد جو ہے وہاں پر وہ سب سے بڑا شہر ہے جہاں پر 10 لاکھ افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے، جبکہ گزشتہ روز جو ہے وہ سب سے پاکستان کے لیے ویکسین کے حوالے سے سب سے اہم رہا کہ اس ایک دن میں 10,72,000 افراد کو جو ہے وہ کورونا ویکسین لگائی گئی. یعنی کہ جو ویکسینیشن کا عمل ہے اس کو زیادہ سے زیادہ تیز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تمام ملک کے بڑے شہروں میں مراکز جو ہے وہاں پہ ان کو ویکسین وافر مقدار میں پہنچائی جا رہی ہے تاکہ ویکسینیشن کے عمل کو بہتر بنا کر اس وبا پر قابو پایا جا سکے. عاصم، یہ بتائیے کہ لاک ڈاؤن کے علاوہ انہوں نے کیا تجاویز دی ہیں، وہ کیا حل پیش کر رہے ہیں، کیا اقدامات وہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل، وفاقی حکومت نے اس حوالے سے مختلف اقدامات کا اعلان کیا ہے، جن میں ہفتے میں جو ہے انہوں نے 2 چھٹیاں دینے کا اعلان کر دیا ہے. تمام دفاتر جو ہے ان کو وہاں پر ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ کم کی جا رہی ہے. 50% سٹاف کے ساتھ جو ہے وہ ایک جو گزشتہ سال دیکھنے میں آیا تھا کہ روٹین تھی کہ تمام دفاتر میں 50% عملہ کر دیا جائے، یہی روٹین اب دوبارہ سے اس کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تمام انڈور جو وہاں پر ہوٹلنگ وغیرہ تھی ان سب کے اوپر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. شادی کے جو مختلف ہالز تھے ان کو بھی فی الحال روک دیا گیا ہے کہ وہ کسی قسم کے فنکشن نہ کروائیں. لیکن ابھی جو حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ آئندہ کچھ دنوں میں ہوگا جب محرم الحرام شروع ہوگا، تو اس دوران جو مختلف مذہبی تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے تو اس میں SOPs کو کس طرح سے فالو کروایا جائے، ان کے اوپر مکمل طور پر کس طرح سے جو ہے عمل درآمد کروایا جائے، یہ حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے جس کے لیے حکمت عملی ابھی سے تیار کی جا رہی ہے. بہت شکریہ عاصم علی رانا انسدرا ڈار. امریکہ میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں متواتر اضافے کی وجہ سے CDC کے مطابق روزانہ رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد اوسطاً 66,000 سے بلند ہو گئی ہے. نئے کیسز میں زیادہ تعداد بھارت سے شروع ہونے والی ڈیلٹا ویریئنٹ کی ہے، جو عام کرونا وائرس سے کئی گنا زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اور زیادہ ہلاکت خیز بھی ہے. صدر جو بائیڈن کے اعلیٰ ترین طبی مشیر اور وبائی امراض کے امریکی ماہر ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی نے ABC ٹیلی ویژن کے شو دس ویک میں اس اضافے کا ذمہ دار ان لاکھوں لوگوں کو قرار دیا ہے جنہوں نے کرونا سے بچاؤ کی ویکسین نہیں لگوائیں. کئی طبی ماہرین نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ڈیلٹا ویریئنٹ کی وجہ سے اگست کے آخر میں نئے کیسز کی تعداد 1.5 لاکھ سے 3 لاکھ روزانہ تک پہنچ سکتی ہے. نوکریاں کم اور ان کے لیے درخواست دینے والے بہت زیادہ، یا نوکری کے لیے مارے پھرنا، پاکستان میں ایسا اکثر سنا یا دیکھا جاتا ہے. لیکن شاید آپ کو سن کر یقین نہ آئے کہ کووڈ-19 نے یہاں امریکہ میں صورتحال تبدیل کر دی ہے. یہاں اب نوکریاں تو ہیں لیکن امیدوار کم ہیں. بڑی تعداد میں لوگ اپنی موجودہ ملازمتیں چھوڑ رہے ہیں. اس بارے میں تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. لیپیکا راماسوامی سین فرانسسکو کی ایک کمپنی میں ڈیٹا سائنٹسٹ کے طور پر وبا کے دوران ٹیکسس سے دفتری امور سر انجام دے رہی تھیں. وہ وبا کے مکمل خاتمے تک ٹیکسس میں اپنی بہن کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھیں. جون میں جب انہیں دفتر واپس بلایا گیا تو لیپیکا نے استعفیٰ دے دیا. ایسا نہیں ہے کہ وبا کا واقعی خاتمہ ہو گیا ہے. کسی نے خاتمے کا یہ اعلان نہیں کیا. میں نہیں جانتی کہ اگلی لہر کب آ رہی ہے اور وہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے. تاہم میں اس کا انتظار یہاں کہیں زیادہ بڑی جگہ میں اپنے خاندان کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں. لیپیکا کی کہانی کوئی انوکھی نہیں. صرف اپریل کے مہینے میں تقریباً 40 لاکھ امریکیوں نے ملازمتیں چھوڑی ہیں. US لیبر ڈپارٹمنٹ کے مطابق گزشتہ 20 برسوں میں کسی ایک مہینے میں نوکریاں چھوڑنے کی یہ سب سے بلند تعداد ہے، جبکہ مئی اور جون میں یہ تعداد اس سے کچھ ہی کم تھی. بزنس کے ایک ماہر اینتھنی اسے دا گریٹ ریزگنیشن کہہ رہے ہیں.
कंपनियों की जानिब से काम के इंतजामात और एडजस्टमेंट्स के हवाले से हम एक तजर्बाती दौर से गुजर रहे हैं। कंपनियों की इंतजामी अहदेदार महज ये कहने पर इक्तफा नहीं कर रहे कि हाँ मुलाजमीन नौकरियां छोड़ रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। वो अपने मुलाजमीन से बात कर रहे हैं और उनकी बात सुन रहे हैं और अपना रद्द अमल दे रहे हैं। ये इसका महज एक पहलू है। एंथनी कहते हैं कि इस रुझान में इजाफा करने वाले दीगर अवामिल में फ्रंटलाइन वर्कर्स की थकन और जिंदगी की तरजीहात का असर नौ जायजा लेना शामिल है। किम फ्रैंकलिन, जो एक स्कूल में प्रिंसिपल थी, तालीम के शोबे में अपने 20 साल करियर को थकावट और अपने खानदान के साथ वक्त गुजारने की ख्वाहिश पर कुर्बान कर दिया। एक उस्ताद के तौर पर गुज़िश्ता 15 माह का अरसा पागल कर देने वाला था। फिर बच्चों और उनके घर वालों की ऑनलाइन मदद करने के तरीक़े तलाश करना और साथ साथ अपने अमले को भी ऐसे में सपोर्ट करना जब वो तदरीस के एक बिल्कुल नए तरीक़े को समझने और उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे थे। ये सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। स्पार्क्स 5 नामी कंपनी की CEO एंड्रिया कहती हैं कि वबा के ज़हनी दबाव ने बहुत सौ को जिंदगी के बारे में अपनी तरजीहात का असर नौ जायजा लेने पर आमादा किया। ये तकरीबन ऐसे था जैसे कि लोग ये सोचने लगे कि अच्छा अगर हमारे पास थोड़ा सा वक्त बाकी बचा हो तो हम कैसे ये यकीनी बनाएं कि हम वही काम कर रहे हैं जो वाकई हम दिल से करना चाहते हैं। कंपनीज इस मुश्किल में हैं कि घर से काम करने के ख्वाहिशमंद मुलाजमीन की दरख्वास्तों पर क्या रद्द अमल दें। कई कारोबार घर से या दफ्तर आकर काम करने वाले मुलाजमीन से मुतालिक पॉलिसियों का जायजा ले रहे हैं। एप्पल की तरह कुछ कंपनीज मुतवक्के तौर पर अक्टूबर से 3 दिन दफ्तर से काम की इजाजत देने का इरादा रखती हैं। लिपिका सैन डिएगो की एक ऐसी कंपनी से मुंसलिक है जिसका तमाम काम दफ्तर से बाहर से होता है। मेरे ख्याल में हम में से बहुत से लोग शहरों में जिंदगी सिर्फ इसलिए गुजार रहे हैं क्योंकि हमारे पास करियर का कोई दूसरा मुतबादिल नहीं होता। गुज़िश्ता एक दिहाई के दौरान अमेरिका में इस्तीफों की तादाद और शरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रही है। फिर 2020 में वबा की वजह से ये एक जगह रुक गई, तो मुझे लगा कि शायद ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस्तीफे दे दिए हो, ताहम वो कोरोना की वबा की वजह से नौकरियों पर जमे रहे। कंपनियों की जानिब से काम के इंतजामात और एडजस्टमेंट्स के हवाले से इम्कान है कि मुलाजमीन की जानिब से नए करियर्स अपनाने के साथ ये ग्रेट रेजिग्नेशन महीनों तक जारी रह सकता है। जो बात गैर यकीनी है वो ये कि जब लोग मामूल की जानिब लौटेंगे तो दफ्तर का माहौल कितना बदल चुका होगा। डियाना मिशेल के साथ सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका। और दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। facebook.com/voa urdu, ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अमेरिका, जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपने कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर। अमेरिका आम दरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। यहाँ आम ज़्यादातर लातीनी अमेरिका से आता है, लेकिन इसमें वो बात कहाँ जो पाकिस्तानी आम में है। पाकिस्तान का आम अमेरिका आता तो है, लेकिन मिलता इक्का दुक्का पाकिस्तानी ग्रॉसरी स्टोर्स पर ही है। और जब आमों के डब्बे आते हैं तो हाथों हाथ बिक भी जाते हैं, क्योंकि लोग पहले से ही ऑर्डर दे चुके होते हैं। पाकिस्तानी आम ना सिर्फ मिलना मुश्किल है, बल्कि महंगा भी है। पाकिस्तानी आम अमेरिका में कैसे बरामद किए जाते हैं और किस तरह बेचे जाते हैं, जानते हैं मिशिगन से आफ्ताब बोरका के इस वीलॉग में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमेरिकी शहर डिट्रॉइट के एयरपोर्ट के बाहर, और यहाँ पर मैं आया हूँ एक खास मेहमान को रिसीव करने। ये वो मेहमान है जिसके यहाँ हजारों नहीं लाखों लोग इंतजार में बैठे होते हैं, और वो खास मेहमान है पाकिस्तानी आम। हर हफ्ते एयरपोर्ट के कार्गो सेक्शन के बाहर ये बड़ा सा ट्रक खड़ा होता है, और इसमें एक स्पेशल तैयारे में मंगाए गए पाकिस्तान से आमों के बॉक्सेस को भरा जाता है। फिर यहाँ से रियासत मिशिगन के मुख्तलिफ इलाकों में इन आमों की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इन आमों के खरीदार आम लोग भी होते हैं और कुछ रिटेलर्स भी होते हैं जो फिर दूसरे इलाकों में इनको जाकर बेचते हैं। वैसे तो आजकल पाकिस्तानी आमों के एक बॉक्स की यहाँ पर कीमत तकरीबन $36 है, और इस एक बॉक्स में कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 10 आम भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग किस किस्म के आम हैं, जो कि यहाँ दूसरे बिकने वाले आमों से कई ज्यादा महंगे हैं। लेकिन उसके बावजूद आम कम हैं और उन्हें लेने वाले ज्यादा हैं। मैं जब वहां पर मौजूद था तो मेरी एक ऐसे साहब से भी बात हुई जो तकरीबन 50 किलोमीटर का सफर करके आए थे सिर्फ आम लेने के लिए, और उसके बावजूद भी उन्हें उतने आम नहीं मिल सके जितने वो लेना चाहते थे। इतनी ड्राइव लंबी करके आए, इतने महंगे भी, फिर भी आम ले रहे हैं, क्यों?
बस पाकिस्तानी मैंगो है जो मिलता नहीं है। पहले कनाडा में जाते थे 2018-19 में, लेकिन 2020 में वो कोरोना की वजह से नहीं जा सके और इधर मैंगो भी नहीं आते थे, तो 1 साल बाद देखने को मिले। तो इस तरह आम आते हैं तो कितनी खुशी होती है? बहुत ज़्यादा खुशी होती है पाकिस्तानी मैंगो देखकर, क्योंकि इनका जवाब कोई नहीं है। अमेरिका में पाकिस्तानी आम को डिस्ट्रीब्यूट करने का कारोबार पिछले कई सालों में बहुत तेजी से फैल रहा है, और जो लोग इस कारोबार में हिस्सा लेते हैं, इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनका कहना यह है कि अमेरिका में पाकिस्तानी आम को इम्पोर्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रूल्स एंड रेगुलेशंस के अलावा इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि आम एक खास टाइम फ्रेम में यहाँ पर आ जाएं ताकि वो ख़राब भी ना हो और सही वक्त पर लोगों को मिल जाएं। और एक बात की इन्हें कभी भी परेशानी नहीं होती, और वो ये कि इन्हें ख़रीदार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी ऐसा भी हुआ है कि आप लाए हों आम और यहाँ पे ना बिकें? नहीं, वो हम खा लेते हैं। No, that's never possible. Every week I have a shortage because people, they do pre-order and कुछ extra भी आता है, but I have like Middle Eastern friends, वो लोग ले लेते हैं, and then it's very rare that that's happened. Actually, that never happens. रियासत मिशिगन में जितने भी आम ये लोग बेचते हैं, उनके पहले से इनको ऑर्डर्स आ जाते हैं, मीनिंग ये कि जितने भी खरीदार होते हैं उन्हें एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है इन आमों को खरीदने के लिए। और अगर आप मेरी तरह जाएं एन मौके पर ये उम्मीद करके कि आपको आम मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। That's it. See you next time. कबायली इलाकों में लड़कियों की तालीम एक गंभीर मसला रहा है। आम तासुर ये है कि मकामी लोग बच्चियों को तालीम देने के मुखालिफ हैं, लेकिन मुखालफत से बड़ा मसला इन इलाकों में लड़कियों के लिए सरकारी तालीमी इदारों की कमी और इन पर अदम तवज्जो भी है। ज़िला खैबर से देखते हैं हमारे नुमाइंदे उमर फारूक की ये रिपोर्ट। कबायली अजला में आपको लड़कियों के स्कूल शाज़ व नादिर ही दिखाई देंगे, जो हैं वो ज़्यादातर प्राइमरी सतह के हैं। ये ज़िला खैबर में अली मस्जिद के इलाके में कायम खूबसूरत इमारत लड़कियों के एक मिडिल स्कूल की है, जिसे 2015 में तामीर किया गया था। ताहम 6 साल बाद भी यहाँ मिडिल की तालीम शुरू नहीं हो सकी है। यहाँ करीब मौजूद प्राइमरी स्कूल की बच्चियाँ पढ़ रही है। 5वीं क्लास में ज़ेर तालीम बच्चियाँ अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं। स्कूल आना बहुत पसंद है, लेकिन बदकिस्मती से मेरे स्कूल में 5वीं के बाद तालीम नहीं है। खुदा करे ऐसा हो कि यहाँ आगे की तालीम शुरू हो। हम गरीब घरानों से हैं और दूर तक स्कूल के लिए नहीं जा सकते, और ऐसे ही हमारी तालीम अधूरी रह जाती है। हमारे गांव में भी बड़े स्कूल का होना ज़रूरी है। ये लड़कियों के प्राइमरी स्कूल की इमारत है, जहां नए कमरों की तामीर जारी है। यहां पर पढ़ने वाली बच्चियों को तादाद ज्यादा होने की वजह से नए कायमशुदा मिडिल स्कूल की इमारत में मुंतकिल कर दिया गया है। यहां 800 तालबात के लिए 3 उस्तानियां हैं। कबायली इलाकों के बारे में आम तासुर ये है कि यहाँ लोग लड़कियों की तालीम के खिलाफ है। इलाके के रिहायशी एहसान गुल इसकी तरदीद करते हैं। असल में ये एक अफसाना है, हकीकत इसमें कुछ नहीं है कि कबायली लड़कियों की तालीम के मुखालिफ है। हम चाहते हैं कि यहाँ यूनिवर्सिटी आ जाए, कॉलेज आ जाए, हम अपने बच्चों को पढ़ाए। अभी मैं बज़ात खुद आपको कहता हूँ कि यहाँ से अगर मैं अपनी बच्चों को 16 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक ले जा सकता हूँ, तो उनको 2-3 किलोमीटर तक क्यों नहीं लेके आ सकता। ज़िला खैबर के एजुकेशन ऑफिसर निसार मोहम्मद का कहना है कि इंज़िमाम के बाद स्कूलों की हालत बेहतर बनाने पर काम किया गया है। तकरीबन 148 नए क्लासरूम्स, 104 स्कूलों में बाउंड्री वॉल और लेट्रीन्स की तामीर हुई, जबकि वाटर सप्लाई की 277 स्कीमों पर काम किया गया है। लड़कियों के स्कूलों में खेल के मैदान भी बनाए गए हैं, जबकि कई नए स्कूल भी बन रहे हैं। इस 2021 में ADP में 17 जो है नए स्कूल प्राइमरी बन रहे हैं, 9 जो है प्राइमरी टू मिडिल अपग्रेडेशन हो रही है, 6 मिडिल टू हाई बन रहे हैं, और 10 जो है हाई टू हायर सेकेंडरी। तो इससे भी इंशाल्लाह एजुकेशन में जो है वाज़ेह फ़र्क आ जाएगा। निसार मोहम्मद का कहना है कि नए बनने वाले स्कूलों में 50% लड़कियों के स्कूलों की है, जिससे बच्चों की तालीमी सरगर्मियों में बेहतरी आएगी। मकामी रिहायशी राज वली का कहना है कि जिस तरह अक्सर अस्पतालों में लेडी डॉक्टर्स नहीं हैं, इसी तरह स्कूलों में खवातीन टीचर्स की भी कमी है, क्योंकि दूसरे अजला की खवातीन के लिए पहाड़ी इलाकों में ड्यूटी अंजाम देना मुश्किल होता है। आप अगर यहाँ के बच्चों का तालीम से ज़ेवर तालीम से आरास्ता करेंगे, तो ये टीचर भी बन सकती है और डॉक्टर भी बन सकती है, और ये मसला भी हल हो सकता है कि फ़लानो शहर में रहती है, मर्दान में यहाँ आ नहीं जा सकती, तो ये मसाइल भी हल हो सकते हैं। इसका वाहिद हल यही है कि यहाँ के पर लड़कियों को तालीम पर बहुत तवज्जो दी जाए।
हुकूमत मुतालिबा मेरी ख्वाहिश है कि ये स्कूल 8वीं या 10वीं तक हो और हुकूमत यहाँ असातिज़ा की तादाद पूरी करें। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, ज़िला खैबर। अमरीकी मईशत की बहाली के साथ ही बहुत से अमरीकी नई गाड़ियाँ और ट्रक खरीदना चाहते हैं। ताहम गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्टर्स या इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स की आलमी सतह पर किल्लत के बायस इन्हें दुश्वारी का सामना है। कोविड की वबा कैसे गाड़ियों की सनत को मुतासिर कर रही है, आइए देखते हैं हमारी ये अगली रिपोर्ट। शिकागो के नज़दीक वाक़े बिल वॉल्श जूनियर की एक डीलरशिप पर नई गाड़ी खरीदने के ख्वाह सारफीन को यहाँ बहुत कम गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, क्या आप लोग ठीक हैं? क्या आपका कारोबार ठप हो रहा है? बिल ऐसे लोगों को बताते हैं कि उनका कारोबार खत्म नहीं हो रहा, सिर्फ गाड़ियों की कमी है। हमारे पास इस वक्त स्टॉक में सिर्फ 9 नई टोयोटा गाड़ियां हैं। आमतौर पर हमारे पास 140 से 160 तक नई गाड़ियां दस्तयाब होती हैं। बिल वॉल्श के पास दस्तयाब गाड़ियों की फहरिस्त सुकड़ चुकी है, जिसकी वजह मुस्तहकम होने वाली मईशत में मांग का बढ़ना है, और वो भी एक ऐसे वक्त जब सेमीकंडक्टर्स या चिप्स की कमी का सामना है। ये चिप्स ज्यादातर गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक निजाम को कंट्रोल करती हैं। इसी कमी की वजह से गाड़ियों की तैयारी सुस्त रवि का शिकार है। हमारे पास इस वक्त मामूल के स्टॉक का सिर्फ 35% है। एक ऐसे वक्त में जब मार्केट में इतनी तेजी है, हमारे पास इससे आगे रहने का कोई तरीका नहीं है। सेमीकंडक्टर्स की आलमी किल्लत जनरल मोटर्स जैसी गाड़ी बनाने वाली कंपनी को मजबूर कर रही है कि वो शुमाली अमेरिका में ट्रकों की ज्यादातर पैदावार रोक दें। ट्रक्स बिल वॉल्श की सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली गाड़ियों में से हैं। हमारे पास आमतौर पर GM के बड़े साइज के कई सौ ट्रक स्टॉक में होते हैं, मगर अभी हमारे 2 स्टोर्स में सिर्फ 4 या 5 ट्रक दस्तयाब हैं। मेरे ख्याल में वो तवक्का कर रहे थे कि गाड़ियों की तलब कम हो जाएगी। जॉन का कहना है कि गाड़ियां तैयार करने वाली कंपनियां तारीखी तौर पर मुहतात हैं, और वो कोरोना की आलमी वबा के बायस होने वाले लॉकडाउन और मुलाजमतों से बरतरफियों को देखते हुए उन्होंने नई गाड़ियों की तलब के अपने अंदाजे में तब्दीली की। उनका कहना है कि इस किल्लत का एक और सबब मुल्की सतह पर इस चीज की पैदावार में कमी भी है। मेरे ख्याल में 1990 में अमेरिका के पास आलमी सेमीकंडक्टर की सलाहियत का 37% था। आज ये 12% तक रह गया है। पैदावार का बेशतर हिस्सा बैरून मुल्क चला गया है, खास तौर पर एशिया में। 29 सालों में खानदानी कारोबार में वापस आने के बाद ये मैंने सबसे मुश्किल वक्त देखा है। जहां बिल दस्तयाब गाड़ियों की तादाद बढ़ाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उन्हें इस बहरान के फौरी खात्मे की तवक्को नहीं। गाड़ी बनाने वाली कंपनियों से बातचीत से पता चलता है कि अगर सूरत हाल अच्छी रहे तो ये बहरान खत्म होने में 6 माह तक लगेंगे। ज्यादा माकूल अंदाजा 1 से 2 साल तक का है। वो सन 2023 तक की बात कर रहे हैं। इस दौरान बिल वॉल्श और मुल्क भर के डीलर्स गाड़ियों के दस्तयाब स्टॉक और वो गाड़ियां जो आसानी से तैयार हो सकती हैं, उनसे तख्लीकी अंदाज में काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम नई गाड़ियों की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल शुदा कारों को हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। कॉक्स ऑटोमोटिव, जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियों के बारे में अदादोशुमार इकट्ठे करती है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जून में अमेरिका में इस्तेमाल शुदा कार की औसत कीमत $25,000 तक गई है, जो कि रिकॉर्ड कीमत है। केन फराबा के साथ इरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। और इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360 प्रोग्राम के बारे में फीडबैक देने के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। अब तक के लिए इतना ही। नीलोफर मुगल को इजाज़त दीजिए। तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखें, सुने और पढ़ें VOA उर्दू की स्मार्टफोन ऐप पर। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।